हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहले एक तो एज बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोब्स और एक एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। पहले ये जानते हैं बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या हैं। तो जैसे कि फार्मर पेड़ वेड़ लगाता है या उगाता है, तो उसके बीच में कुछ पेस्ट आ जाते हैं और कुछ वीड्स आ जाते हैं। पेस्ट तो कीड़े मकोड़े, वो जो हार्म करते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स को। वीड्स वो होते हैं जो इन बिटवीन प्लांट्स के ग्रो कर जाते हैं। अल्टीमेटली ये हार्म करते हैं प्लांट्स को, उनकी पैदावार को कम करते हैं। तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए किसान छिड़कता था पहले, अभी भी छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। पर ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं एंड दे आर वेरी टॉक्सिक। टॉक्सिक होते हैं, किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं? एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। इसके अलावा मैमल्स को, मतलब एनिमल्स को, बर्ड्स को, फिशेस को। तो ये जो सिंथेटिक केमिकल हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं, तो हमें चाहिए भी पेस्ट और वीट को हटाना। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा। तो एक बात और भी है, ये जो केमिकल्स है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो पेस्ट और वीड है इनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करके उसको वाइप ऑफ आउट कर देते हैं, मतलब पूरी जनरेशन की जनरेशन हटा देते हैं। अब इसको वाइप आउट करने से क्या होता है, जो फूड साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फूड साइकिल इज डिस्टर्ब्ड। फूड साइकिल क्या होती है कि एक छोटा इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट, उसको बिग इंसेक्ट ने खाया, फिर उस बिग इंसेक्ट को किसी रैट ने सपोज खा लिया, फिर रैट को सपोज करो किसी उसने खा लिया, मैमल ने, बड़े। इस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो के ये फूड साइकिल चलती है। तो अब अगर क्या है, एक भी इस फूड चेन में कुछ डिस्टर्ब हो जाए, सपोज हमने ये पेस्ट जो है ये यहाँ पे है फूड साइकिल के, तो एक इसका प्रीडेटर होगा, नेचुरल प्रीडेटर। वो कौन हुआ? जो इस पेस्ट को खाता है, और पेस्ट इन टर्न अपने किसी और छोटे उसको प्रे कह लो उसको खाता है। तो ये एक तरह से, चलो नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। फूड साइकिल, सपोज पेस्ट है, पेस्ट का ये हो गया नेचुरल प्रीडेटर जो इसको खाता है। और पेस्ट का इंटर्न एक फर्दर उसका कोई प्रे होगा जिसे ये खाता है। तो अगर हमने ये पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा वाइप आउट कर दिया, तो क्या होगा? ये प्रीडेटर भूखा मर जाएगा, इसे अपना प्रे नहीं मिलेगा, और ये इंटर्न जिसको खाता है इसके नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो फूड साइकिल विल बी डिस्टर्ब्ड। तो वाइप आउट हमें नहीं करना है, हमें इन पेस्ट को एक कंट्रोलेबल लेवल में रखना है कि पूरे वाइप आउट भी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो पैदावार को या ईल्ड को भी नुकसान ना करे, जो प्लांट्स वगैरह है उसको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बायोलॉजिकल तरीका क्या हो सकता है, ये जो नेचुरल प्रीडेटर है, हमें पता चल जाए कि इस खेत में कौन सा पेस्ट है, तो ये जो हम उस नेचुरल प्रीडेटर को उस खेत में छोड़ दें। तो ये नेचुरल प्रीडेटर, एक तो ये जो है माइक्रोब है कोई, तो ये केमिकल नहीं है, तो ये टॉक्सिक नहीं होगा, और दूसरी बात ये, और पेड़ पौधों को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो नेचुरल प्रीडेटर हम यूज करते हैं
for killing these pests and weed. This is known as a biocontrol agent. तो बायोकंट्रोल एजेंट्स तो ये हो गए, पर बायोकंट्रोल होता क्या है? यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड नेचुरल प्रीडेटर्स टू कीप द पेस्ट अंडर कंट्रोलेबल लेवल्स. उसको पूरा वाइप आउट नहीं करना है. सो दिस इज व्हाट अ बायोकंट्रोल एजेंट इज. पर जैसे मैंने बताया, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो आपको जानना जरूरी है कि उस फील्ड पे कौन कौन से पेस्ट या इंसेक्ट्स इनहैबिट करते हैं, इनहैबिटिंग देयर. ठीक है. फिर उनके क्या, जो इंसेक्ट है उनके क्या प्रीडेटर्स हैं, यही, और उनके क्या प्रे हैं, मतलब कौन से नेचुरल प्रीडेटर्स हैं. फिर उनकी लाइफ साइकिल क्या है ना, और उनकी क्या हैबिट, फीडिंग हैबिट्स हैं. जब ये सब पता होगा तभी तो हम चूज कर सकते हैं कि ये कौन सा पेस्ट उस फील्ड में है, उसका क्या प्रीडेटर है और उसकी क्या लाइफ साइकिल है. तभी तो हम चूज कर सकते हैं विच प्रीडेटर टू यूज फॉर विच पेस्ट, है ना, और कौन से फील्ड में हमें कौन सा प्रीडेटर यूज करना चाहिए. तो इतनी बात हो गई, समझ में आ गया कि बायो कंट्रोल एजेंट होता क्या है. अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट. तो पहला जो है, एक इंसेक्ट को, बीटल कह लो, बीटल होता है लेडी बर्ड. लेडी बर्ड कौन सा होता है? आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, वो एक, इससे करे, रेड कलर का होता है, यूं यूं करके होता है पूरा रेड, उसमें ये ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स होते हैं. हम लोग तो बचपन में इसको यूं रख लेते थे और पास फेल करते थे. जब ये उड़ जाता था, अगर पास पे उड़ा तो पास, फेल पे उड़ा तो फेल. बट एनीवेज, तो ये जो लेडी बर्ड होता है, ये किसका प्रीडेटर होता है? एक पेस्ट होता है एफिड्स, जो कि काफी नुकसान पहुंचाता है खेतों को. तो उसमें ये हम नेचुरल प्रीडेटर यूज करते हैं. ठीक है. दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई ऐसे करके, जिसके यूं यूं पंख होते हैं, शाम को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आ जाता है. दिस इज अ नेचुरल प्रीडेटर फॉर मॉस्किटोज. ठीक है. तीसरा जो है, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थूरिजिएनेसिस. ठीक है. और ये कई जगहों पे एज जो है काम आता है, जैसे स्पेशली फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज, या एक और होता है ब्रेसिकास. तो यहाँ पे जो पेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये बहुत काम आता है. तो क्या जो है वहां इनको कौन से पेस्ट, वही बात है, जानना जरूरी है पेस्ट कौन सा होता है. तो यहाँ पे जो वो पेस्ट होता है वो होता है बटरफ्लाई कैटरपिलर. तो ये बैसिलस थूरिजेनेसिस जो है, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर का नेचुरल प्रीडेटर है. लेकिन अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसको एक खास तरीका है यूज करने का, कि सपोज वो फ्रूट ट्री है, ये इसका पत्ता है, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई कैटरपिलर है. तो अब क्या करते हैं कि ये जो बैसिलस थूरिजेनेसिस है, इसके स्पोर्स ले लेते हैं. ठीक है. और इनको
वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और फिर इसको एक बॉटल में पलट के इसको इस पे स्प्रे करते हैं, इस लीफ पे या इस ट्री पे। तो ये है स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis जेनिएसिस। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये जो प्लांट है या उसके पत्ते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खाली जो ये बटरफ्लाई कैटरपिलर है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के वहां पे एल्कलाइन पीएच इसको मिलता है, तो ये अपना टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रप्चर हो जाती है, या जिसको परफोरेशन भी कहते हैं, और ये बटरफ्लाई कैटरपिलर इज किल्ड। तो इस बैसिलस thuringiensis ने क्या किया, इसने ये जो इसका प्रे है स्पेसिफिकली इसे मारा विदाउट हार्मिंग द प्लांट या सॉइल या कुछ भी। तो इसने स्पेसिफिकली इट वाज टारगेटेड अगेंस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर, दैट इज वाई इसको हम एक बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। तो ये तो हमने ऊपर से डाला है इसके स्पोर्स, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये क्यों भाई, वाई इट स्पेसिफिकली किल्स दी बटरफ्लाई कैटरपिलर, नीट में बहुत पूछते हैं क्यों, क्योंकि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसको एल्कलाइन पीएच मिलता है, जहां पे ये एक्टिवेट हो जाता है और अपना टॉक्सिन रिलीज करके उसकी इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देता है और ये मर जाता है। ठीक है, ये तो हुआ हमने ऊपर से डाला। एक और तरीका है इसको डालने का, वो जेनेटिक लेवल पे है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे, तो ये यूजुअली यूज होता है फॉर कॉटन प्लांट्स। तो ये जो इसका टॉक्सिन है, बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन, ये एक प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन है तो ऑब्वियसली कोई जीन इसको कोड करती होगी। तो ये जो बैसिलस thuringiensis की जीन है, इसको हमने उठाया, और जो ये कैटरपिलर है या जो ये कॉटन प्लांट है, ये जब डेवलपमेंट स्टेज पे, मतलब जो इसकी सीड है या जाइगोट है या जो भी कह लो, सीड ऑफ कॉटन प्लांट, तो इसकी जीन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। इस जीन को, एक्चुअली इसको दूसरे कलर से बनाओ, ये जो जीन है कॉटन प्लांट की, इसको हमने बैसिलस thuringiensis की जीन से इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो क्या हुआ इससे, जो अब ये कॉटन प्लांट बना, तो इसमें ऑलरेडी इसके पास ये बैसिलस thuringiensis है, तो इसके पास इनबिल्ट कैपेसिटी है। इनबिल्ट मतलब रेडीमेड, इनबिल्ट कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर, जो पेस्ट है बटरफ्लाई कैटरपिलर। समझ में आ गया? तो इसको ये अंदर से ही अपना इतना ताकतवर होके आया है, अपना ऐसा जीन लाके कि उसको जरूरत ही नहीं है बाहर से कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट की। तो ये जो इस तरह से बनता है ये कॉटन प्लांट, दैट इज नोन एज बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन। तो दो तरीके हैं ये बीटी बैसिलस thuringiensis को यूज करने का टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट। एक तो बाहर से आपने स्पोर्स डाले, दूसरा आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लांट को इतना सक्षम कर दिया कि उसको बाहर से पेस्टिसाइड की, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही लड़ने में सक्षम है। इसके बारे में हम और जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, बट ये एक बीटी कॉटन पे क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है, दिस इज अबाउट बैसिलस थुरिजेनेसिस। अब हम चौथा आते हैं फंगस पे। ये है ट्राइकोडर्मा। ये इंडिपेंडेंटली रहती है सॉइल में। सपोज ये ट्री है, इसका ये रूट है और ये ग्रीन से बनाती, बट एनीवेज, तो ये जो फंगस है ये यहाँ सॉइल में इंडिपेंडेंटली रहती है, ये फंगस। तो ये अपने अराउंड कोई पेस्ट नहीं आने देती। जब इसके अराउंड कोई पेस्ट नहीं आएगा तो ये इनडायरेक्टली इस ट्री को भी प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कई सारे प्लांट पैथोजन से कई सारे ट्रीज को बचाती है। एंड लास्ट विच वी विल स्टडी इज एक न्यूक्लियो, ये याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये स्पीशीज है, इसका एक वायरस होता है बैकुलो वायरस। ये क्यों जरूरी है याद रखना, क्योंकि इसका एक बड़ा स्पेसिफिक एक्शन है, वो है टारगेटेड अटैक। यानी कि वो जो हार्मफुल पेस्ट है बस उसी को मारता है और किसी को नहीं मारता। स्पेसिफिक, इट इज हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है एक ही सिंगल उसको मारता है, एंड स्पीशीज स्पेसिफिक, उसी स्पीशीज को मारेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल टारगेटेड अटैक करता है। जैसे कि कहीं आतंकवादी घुस जाता है तो ये आदेश होते हैं ना कि बस ठीक टारगेट करके उस आतंकवादी को ही मारना है और जो नॉर्मल पब्लिक है उसको नहीं मारना है। सिमिलरली ये बैकुलो वायरस का भी यही रोल है, इट हैज टारगेटेड अटैक बिकॉज इट हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। तो therefore it does not harm the mammals, birds, fishes, non-targeted insects, किसी को नहीं मारता है। स्पेसिफिक जो है, मान लो यहाँ पे 4 तरह के इंसेक्ट्स हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से जो हार्मफुल है वो खाली ये है। तो ये जो बैसिलस, ये है बैकुलो वायरस, ये जो है टारगेट अटैक करता है ना, तो इट इज टारगेटेड, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक अगेंस्ट दिस स्पीशीज ओनली। तो इट विल अटैक ओनली दिस स्पीशीज, दैट इज इट इज अ टारगेटेड अटैक। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं इन भारत सरकार का वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आईपीएम। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहले तो आईपीएम का फुल फॉर्म भी आ सकता है, फिर आईपीएम में क्या यूज होता है। बैसिलो वायरस, बैकुलो वायरस इज अ मेंबर ऑफ विच स्पीशीज, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। Why it is used for in IPM? Because it is narrow, it has a narrow spectrum, it is species specific, and it has a it does a targeted attack on the specific harmful pest. तो इस तरह से बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं वो कंजर्व हो जाएंगे, ये सब कंजर्व हो जाएंगे, खाली जो हार्मफुल है वो ही मरेगा। ठीक है, तो ये हो गए 5 तरह के बायो कंट्रोल एजेंट। ये हो गया टॉपिक खत्म। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अगेन हम फर्टिलाइजर अदरवाइज सोचे तो क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
अब अगर फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम जो है बाहर से कोई केमिकल डालेंगे तो अगेन इट इज टॉक्सिक, एनवायरमेंट और को पोल्यूट करेगा। पोल्यूशन करेगा, सैंड पोल्यूशन करेगा, है ना। तो अब जो ऑर्गेनिक फार्मर है, वो माइक्रोब्स को यूज करता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम वो टॉक्सिक नहीं होता और पोल्यूशन नहीं बढ़ाता, और न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल बढ़ा देता है, इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन। तो अब इसमें भी 4 वो हैं। पहला है बैक्टीरिया, 4 क्या एक्चुअली 3 ही मान लो। दूसरा है फंगस और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पहले हम एक जनरल समझ लेते हैं कि ये माइक्रोब्स कैसे न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देते हैं सॉइल की, या कैसे फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को। तो सबसे पहले आप समझो कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो N2 फॉर्म में होती है, इसको ऐसे यूज नहीं किया जा सकता, इसको बदलना पड़ेगा ऑर्गेनिक उसमें से अमोनिया में, तब ये यूज हो पाएगी सॉइल में। तो अब प्लांट अपने आप से तो इसको कर नहीं लेता, ये जो है माइक्रोब्स करते हैं, तो तब ये अमोनिया या और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं सॉइल को, जिससे उसकी फर्टिलाइज मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ती है और वो फर्टिलाइज होता है। इस चीज को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस इज डन बाय माइक्रोब्स विच एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली ये करते क्या है बायो कंट्रोल एजेंट, दे डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब हम पहला ले लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, एक तो फ्री लिविंग जो एनवायरनमेंट में फ्रीली रहते हैं, दूसरे हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी आप लोगों को बता रही हूँ क्या होता है। ठीक है, जो फ्री लिविंग रह रहे हैं, मैं भी नाम भूल जाती हूँ, फ्री लिविंग में है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर याद करना है, इसी तरह से पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले भी 2 तरह के होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पहले आप नाम समझ लो। विच लिव इन एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूम्स किसको कहते हैं? दालों को, मटर को, चने को। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस में है इसका एग्जाम्पल मैं खुद ही भूल गई, एलनस। और ये किस पे रहता है? ऑन फ्रैंकिया। फ्रैंकिया वो पेड़ या प्लांट है जिसपे ये एलनस रहता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्लासिफिकेशन में याद रखना है, बैक्टीरिया में फ्री लिविंग हो सकते हैं या सिम्बायोटिक। अभी मैं बता रही हूँ सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में 2 याद रखने हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, बहुत पूछते हैं। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ एसोसिएशन है, अभी आप ये समझ लो। तो वो चाहे लेगुमिनस प्लांट्स के साथ हो सकता है, चाहे नॉन लेगुमिनस के साथ हो सकता है।
लेगुमिनस में जो है एग्जाम्पल है राइजोबियम, नॉन लेगुमिनस में एलनस जो कि फ्रैंकिया पे रहता है। अब हम समझते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन सपोज करो कि अब की बार मैं हरे से बना देती हूँ। ये पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं, तो इसकी रूट्स में ये राइजोबियम रह रहा है। अब ये क्यों रहने दे रहा है पेड़ उसको? क्योंकि पेड़ को भी कुछ फायदा हो रहा है। तो ये ऐसा एसोसिएशन जहां पेड़ को इससे फायदा हो रहा है, इसको पेड़ से फायदा हो रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट या एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये है वेयर बोथ बेनिफिट समथिंग फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे ट्री को क्या मिल रहा है इससे? जैसे बताया, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, मतलब ट्री को क्या, सॉइल को मिल रहा है। अल्टीमेटली तो ट्री को ही मिलेगा, पर अभी तो सॉइल को मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि सॉइल फर्टिलाइज हो रहा है और वो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ट्री को मिलेगी। अब ट्री इसको क्या दे रही है? ट्री इसको दे रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, खाना दे रही है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों को फायदा हो रहा है, इसलिए लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये ऐसा ही इसमें होता है, राइजोबियम में और एलनस में। फ्रैंकिया का मान लो ये पेड़ है, सपोज ये फ्रैंकिया है, और मान लो ये एलनस है। तो एलनस ने सॉइल को नाइट्रोजन बना फिक्स करके दी, जो पेड़ को मिल गई। पेड़ ने, फ्रैंकिया ने एलनस को एटीपी दी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट बैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। अब हम दूसरा चलते हैं, फंगस। फंगस यूजुअली जो स्पीशीज होती है वो होती है कौन सी? ग्लोमस स्पीशीज की जो फंगस होती है, ग्लोमस इज द स्पीशीज। इसकी कुछ मेंबर्स जो होते हैं फंगस के, मतलब इस ग्लोमस स्पीशीज के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएशन में रहते हैं प्लांट के। अगेन इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पर इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को एक टर्म दिया गया है माइकोराइजा। माइकोराइजा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। माइको का मतलब फंगस होता है, तो सोचते हैं फंगस है, नहीं, फंगस और किसी प्लांट का एसोसिएशन, दैट इज नोन एज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ symbiotic association between a fungus usually of Glomus species and a plant। और जब symbiotic association है तो दोनों को ही फायदा हो रहा होगा। तो अगेन सपोज करो ये फंगस है, अरे फंगस को चलो से बनाती हूँ, ये फंगस है, ये माइकोराइजा मतलब एसोसिएशन, और ये स्पेसिफिक एसोसिएशन है, माइकोराइजा में रह रही है विद अ प्लांट। तो इस केस में क्या होता है, ये फंगस इसको यूजुअली फास्फोरस देती है, उसको सॉइल को, और प्लांट इन टर्न इसको एटीपी दे रहा है, एनर्जी। तो दोनों का ही फायदा हो रहा है। तो दिस स्पेसिफिक एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। ये जरूर से याद रखना, symbiotic association between a fungus and a plant is known as mycorrhiza, ना कि mycorrhiza is a fungus।
ये इस एसोसिएशन का टर्म को माइकोराइजा कहा गया। तो अब ये तो फायदा हुआ ही, लेकिन खाली इतना ही फायदा नहीं होता, और भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? एक तो जो रूट में पैथोजेंस होते हैं, अगले इस पे लिख देती हूँ, रूट बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं ट्री में, क्योंकि ये रूट में ही रहता है, तो रूट बॉर्न पैथोजेंस को रेजिस्टेंस मिल जाता है। जो प्लांट होता है इट गेट्स रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। इसके अलावा जो सॉइल में अगर सेलाइन ज्यादा हो गया, सेलिनिटी या पानी कम हो गया, एंड ड्रॉट, पानी कम को कहते हैं ना, सेलिनिटी एंड ड्रॉट प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो और अच्छा उगता है एंड इट बिकम्स मोर न्यूट्रिशियस। सो देयर इज ओवरऑल increase in growth and development of plant, तो उससे उसकी यील्ड बढ़ती है, इंक्रीज यील्ड। तो एक माइकोराइजा से देखिए कितना फायदा हो गया, रूट बॉर्न पैथोजन से बचाया उसने, सैलिनिटी और ड्रॉट से बचाया, और ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाया, तो यील्ड बढ़ गई, और उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फंगस को जो माइकोराइजा में एसोसिएटेड है उसको खाना पीना मिल रहा है जिससे वो जिंदा रह रहा है। सो दिस इज अबाउट द फंगस। और तीसरा जो है साइनोबैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन एल्गी। पहली बात तो ये फ्री लिविंग होती है और ऑटोट्रॉपिक होती है, मतलब ये अपना खाना खुद ही बना लेती है। एनवायरनमेंट से इसने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, यानी वही जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है, और जिससे कि इसको फूड एंड एनर्जी मिल जाती है। तो पहली बात तो ये है कि ये फ्री लिविंग है, अपने आप में सक्षम है? दूसरा, ये जो है बहुत सारे पैडी फील्ड जानते हो, जहाँ पे राइस या वो फील्ड जहाँ पे पानी ज्यादा चाहिए होता है, पैडी फील्ड्स में जो उगाए जाते हैं पेड़ पौधे, उन बहुत सारे पेड़ पौधों को ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पेस्ट। तो इनका इसके 3 एग्जाम्पल हैं जो याद रखने हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, और तीसरे का नाम मैं भी भूल गई, ऑसिलेटोरिया। ये याद रखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये अलग से क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, पेड़ों की तरह। जैसे पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है जो कि खुद ही अपना खाना बना लेती है। अब ये जो एनाबीना है खास तौर से, तो एक पेड़ होता है एजोला। एजोला के साथ ये एसोसिएटेड होती है, जैसे कि एक एजोला की एक पत्ती है, सपोज ये, इस पत्ती के साथ ये एनाबीना रहता ही रहता है, ठीक है। तो एनाबीना ए याद रखना है, एसोसिएटेड विद एजोला। तो क्या होता है, जो बुआई करते हैं राइस फील्ड्स में, जो राइस की खेती करते हैं, उसमें इन बिटवीन एजोला भी कर देते हैं, क्योंकि एजोला अपने साथ ला रहा है एनाबीना। तो एनाबीना विल एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। वो जो है एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देगा और दूसरा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी। तो अगर इन बिटवीन वो करा तो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब increases the fertility and nutrient content of the soil. Nutrient content
and hence increases the yield या productivity. तो इस तरह से ये 3 बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो ये देखिए माइक्रोब्स को हमने 2 तरह से यूज किया, एक तो पेस्ट को और वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो विद दिस वी फिनिश द चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और अब हम थोड़ा, इस बार काफी डिले हो गया, अब हम जल्दी जल्दी बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।